Hello, hello candidates. Welcome to all of you in this session, which is a live demo session for group discussion. Group discussion and the group exercise both are almost the same except the topic. Topic is different. As far as group discussion is concerned, topic is generally a preposition where there can be two opinions, one in favor of it, other against it, and it will be given to you for discussion. The process we will spell out hereinafter. लेकिन जो आपकी प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज होती है उसमें जनरली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट, जिसमें कि 8 या 10 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और हम आपको ये बोलते हैं कि इनको कंट्रीब्यूटर्स को या फैक्टर्स को आप प्रायोरिटाइज कीजिए बिटवीन 1 to 10 और 1 to 8, और प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद आपसे इंडिविजुअल रैंकिंग हम लेते हैं और इंडिविजुअल रैंकिंग लेने के बाद एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं और उस मैट्रिक्स के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या डिस्कस करना है. तो जो मेजर डिफरेंस हुआ ग्रुप डिस्कशन में और प्रायोरिटाइजेशन एक्सरसाइज में वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको सब्जेक्ट रीड आउट किया जाएगा, नो एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन, वेयर एज इन प्रायोरिटाइजेशन हम आपको एक शीट देंगे, यू हैव टू गिव द इंडिविजुअल रैंकिंग, देन वी विल कलेक्ट इट और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या डिस्कस करना है. जहाँ तक आपके डिस्कशन का सवाल है और जो रूल्स मॉड्यूलिटीज़ का सवाल है वो सेम रहेंगे, आपको डिसाइड करना है ग्रुप में, और हम लोगों की ऑब्जर्वेशन वही रहेगी, उन्हीं पैरामीटर्स पर रहेगी दोनों एक्सरसाइज में, खाली मोडस डिफरेंट है. तो अब वी विल स्टार्ट विद द लाइव डेमो. लाइव डेमो में सबसे पहला जो रोल रहता है वो ये रहता है कि इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन. इन सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोग सिर्फ अपना नाम और अपना एजुकेशन बताएं, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं बताएं और बैठे बैठे बताएं. यहाँ से शुरू करते हैं, बताइए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कीर्ति और मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. गुड मॉर्निंग सर एंड मैम. मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है और मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. Good morning all of you. My name is Nisha Negi and I have done MSc Physics. Good morning everyone. My name is Kamalpreet and I have done Bachelor in Commerce from Kurukshetra University. Good morning everyone. Hi, I am Shivam and I have done BCom program. Hello everyone. My name is Sonu Kumar and I am a graduate in economics from LNMU Darbhanga. Thank you. So anyway, so before going ahead with the topic, I only hope that you are clear with the regulations, right? So shall I give you the topic right now? Can I go ahead and give the topic? Yeah. You have introduced yourself. Okay. Now we will announce the topic. Right. And thereafter, clock. We will see the clock. Okay. And my clock will be the final for all of you. So now the topic time is, the topic for the session is whether action of the Indian government in removal of Article 35A and modification of Article 370 is abrogation of the federal structure of the country. I repeat myself, whether action of the Indian government in removal of Article 35A and modification of Article 370 is abrogation of federal structure of the country. Now, the Hindi translation. क्या अनुच्छेद 35A को हटाने की सरकार की कार्रवाई और धारा 370 में संशोधन किया जाना देश की संघीय संरचना का हनन है? Your time starts now. ओके सो सबसे पहले तो हम अगर फेडरल का मीनिंग ही जाने तो फेडरल मतलब ये होता है कि जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच टोटली डिवाइडेड है. ओके पर अब यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, टोटल प्लानिंग करी गई, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया और उसके बाद ये हम आर्टिकल को हटा दिया. तो स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, बल्कि उनको बिल्कुल हाउस अरेस्ट करके ऐसे आर्टिकल उन पे कश्मीर पीपल्स पे थोप दिया आर्टिकल, ऐसा लगता है. तो या Actually, I would like to draw your attention towards first
how can this be happened? Firstly, Section 370 be amended or Article 35A be revoked. So this can be happened by using Article 367, as it states that it can be happened only when there is presidential rule and it will be passed by Constituent Assembly, which will be in Jammu and Kashmir. So the government, what the government has done there, they know that there is presidential rule in Jammu and Kashmir, so they converted the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir into Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. So now they are in quite of control that they can amend Section 370 and they can revoke Article 35A. So Article 35A is that it provides differential property rights, that no one from the country can purchase property there, and the girl they are marrying to other states of the India will not be entitled to the same right of purchasing property in Jammu and Kashmir. But the boy marrying a girl outside Jammu and Kashmir will be entitled to same rights that was given by 35A, Article 35A. So firstly they revoked all the rights of 35A, and then they are well within their powers of amending 370 section, sorry. That's why they amended 370. इसके बारे में 35 पे हटा कि नहीं हटा, उससे पहले ये बताना चाहूँ कि हुआ क्या और होना क्या चाहिए था। जैसे कि अभी आर्टिकल 1 का वायलेशन हुआ है, इसमें आर्टिकल 3 का वायलेशन हुआ है, आर्टिकल 370/3 का वायलेशन हुआ है। इसमें स्टेट असेंबली से पहले डिस्कशन करने के बाद फिर 370 हटाना चाहिए था। 370 हटना चाहिए, इसका मैं भी सपोज करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हटा इसके टोटली अगेंस्ट हूँ मैं, क्योंकि यूनियन और उसके बाद स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दे रहे हैं आप, तो ये भी एक बड़ा मसला है। इसके बाद इंटरनेट और फ़ोन सारी सर्विस बंद कर दी गई। 400 से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, 28,000 CRPF को भेज दिया गया। तो वहाँ की जो पब्लिक है उनको पूरा ब्लैकआउट हो गया। जिस दिन ये 370 हटा तो वहाँ की पब्लिक को ही पता नहीं था कि हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनेट थी ना सूचना थे और ना वहाँ से रिपोर्टिंग आ रही है। MP और बिहार में बैठ के आप लड्डू खा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, 3 हफ्ते हो चुके हैं और वहाँ की पब्लिक इस बारे में क्या सोच रही है इसका कोई व्यू नहीं है और वहाँ से कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इसके बाद फिर लैंड इशू का आपने बात किया। लैंड इशू का अगर बात करें तो 35B, 35C, 35G तक है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप ये सब जगह भी हम ज़मीन नहीं ले सकते हैं। और ज़मीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका इकोनॉमिक इशू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नेचर के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ टूरिज़्म की बात का करें हम तो वो भी एक लिमिटेड करना पड़ेगा। जैसे केदारनाथ में फ्लड्स आए थे, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ गए, ज़मीन परचेज़ किए, बिजनेस किए, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। फिर नेचुरल क्लाइमेट और जो फ्लड होते हैं उसका आपको सामना करना पड़ेगा। और अभी जैसे कि वहाँ पे सितंबर में आपका UPSC का मेंस है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई इवेंट है, तो सारा कुछ ब्लॉक हो चुका है। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सारे तो उनको अभी कुछ पता ही नहीं है, ना वो फॉर्म भर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो ये सारे इशू हैं, इसको देखते हुए इसके अगेंस्ट मेरा व्यू है। मैं इसके फॉर्म में बात करना चाहूँगा। बेसिकली अगर हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं तो SR बोमे केस जब आया था, उसका जजमेंट जब आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पार्ट में आता है, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हार्म नहीं होना चाहिए। बट अभी इस चीज़ में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हार्म हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं, जैसे कि अगर वहाँ की सिचुएशन देखते हैं, कश्मीर रीजन की सिचुएशंस, जैसे कि टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, प्रोटेस्ट है, तो उस चीज़ को लेके हम इस चीज़ को फिजिबल मान सकते हैं कि हम इसको अमेंड करके वहाँ पे एक पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
तो इसके एब्रोगेशन से आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के एब्रोगेशन से जो पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ JNK विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो JNK के लोग हैं या जो वहाँ के बाहर के लोग हैं, उनका इंटीग्रेशन होगा आपस में। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टअप हैं, वो बढ़ेंगे कश्मीर वैली में, ठीक है, वहाँ की बिज़नेस बढ़ेगी। और जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगे। वहाँ के यंग जो यूथ हैं, जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी कंट्री के, तो उनके लिए एक फ़ायदा होगा कि उन्हें जॉब मिलेगी, वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो जैसे कि अभी वहाँ पे एक प्रोटेस्ट का माहौल है या जो मिलिटेंसी है, उसके कारण से बहुत लोग जो वहाँ के बाहर के हैं, जो JNK के बाहर के हैं, वो लोग मतलब ये सोचते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ मतलब जो सिचुएशन है वहाँ का थोड़ा फेवरेबल नहीं है। तो अगर हम ये करते हैं तो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स आती है पूरे इंडिया के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो उसमें बहुत सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स में ये लिखे होते हैं कि एक्सेप्ट JNK। बट अभी अगर इस चीज़ को इंटीग्रेशन अगर कर दिया जाए JNK को रेस्ट ऑफ इंडिया से, तो जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स सरकार लाएगी, ठीक है, तो वो JNK के लिए भी वो होगा, वहाँ पे भी वो चीज़ लागू किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, तो वो भी रिड्यूस होगा इस इंटीग्रेशन से। उसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल होंगे कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। हो सकते हैं कि वहाँ पे नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, नए नए एम्स जो हैं वो खुले, तो उनके लिए जो चॉइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो जेंडर डिस्पैरिटी है वुमेन को लेके कि उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे सही होने लगेगा। उसके बाद जो वहाँ पे बेसिकली जो वहाँ पे डेवलपमेंट एजेंडा बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं उस चीज़ को पॉलिटिसाइज करते हैं, तो जो पॉलिटिसाइजेशन है उस बेसिकली एजेंडा का, वो कम हो जाएगा। तो मेरा यही पॉइंट है उसके फॉर्म में। आई टोटली एग्री विद यू। मैंने भी मानती है कोई फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर रहा है हमारे, क्योंकि ये जो आर्टिकल आया था ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये टेम्प्रेरी नेचर है इसका। और हमारे संविधान में ये मेंशन है कि जैसे ही वक्त बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी, हम इसको रिवोक कर सकते हैं। और मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, जैसा सर ने कहा कि यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के इकोसिस्टम को ये जो स्पेशल राइट्स जो आर्टिकल 35A में मेंशन है कि प्रॉपर्टी ना ले पाना द अदर सिटीजन्स का, वहाँ पर ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इनके साथ कि ये वहाँ के डेवलपमेंट को रोकता है। मैम अब सर अभी एक बात और करना चाहूँगा, जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि टेररिज्म कम हो जाएगा। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी कहा गया था टेररिज्म कम हो जाएगा, तो ये अनुमान लगाने वाली बात है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि टेररिज्म कम होगा। और उसके बाद दूसरी जो थी कि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट होंगे और कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, तो अभी जैसे यूनियन टेरिटरी हो गया है वो, तो सेम दिल्ली जैसा हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी वहाँ पे नहीं आई, कोई और गवर्नमेंट आ गई, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि वो प्रोजेक्ट पास नहीं कर रहे हैं, फिर ये इनको दे नहीं रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। तो स्टेट असेंबली रहना चाहिए था। 370 हटा ठीक है, लेकिन उसको स्टेट क्यों नहीं रहने दिया गया? तो ये सारे टॉपिक हैं। सर आपने बोला कि इंटीग्रेशन बढ़ेगा, राइट? इंटीग्रेशन कैसे बढ़ेगा? पूरे कश्मीर को ओपन एयर प्रिजन बना के, और वहाँ पे एटलीस्ट उन लोगों से पूछना तो चाहिए था कि ये हटाना है या नहीं हटाना। और आप कह रहे हो कि टूरिज़्म भी बढ़ेगा। टूरिज़्म एक हमने तो नहीं देखा, 1 महीने से कौन सा टूरिज़्म बढ़ गया वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे अब हम उसको कश्मीर नहीं बोल सकते, एक मिलिट्री ऑक्यूपाइड एक स्टेट बन चुका है वो एक। सो या एक्चुअली हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो मिलिट्री ऑक्यूपाइड स्टेट है। वो अभी ये है कि हमारी गवर्नमेंट उसे 1 अक्टूबर को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाली है कि 370 हम अमेंड कर रहे हैं और 35A हम रिवोक कर रहे हैं। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि इससे टूरिज़्म इम्पैक्ट होगा। ये अभी हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि टूरिज़्म इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट एक चीज़ ये भी थी कि जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिया की ऐसी आर्म है जो
चाइना प्लस पाकिस्तान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एंड वी नो दैट चाइना एंड पाकिस्तान हाउ what kind of relationship we share with them. So integrating Jammu and Kashmir with rest of the India will empower government of India to have more control over these militant activities. As we all know that most of the time government cites reason that terrorism come from Pakistan side or China side. So it will help in reducing these militant activities. And yes, for sure that when Jammu and Kashmir will be integrated with the rest of India, development will happen. It is for sure. So employment opportunities will be created there, and people will be more literate. Gender equality ratio will be in check in some years. Maybe not suddenly after the implementation of these changes, but it might happen. We have to wait. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द फेवर ऑफ दिस टॉपिक, मतलब मैं इसके फेवर में हूँ टॉपिक के। जो मॉडिफिकेशन हुआ है 370 का और जो रिमूवल हुआ है 35A का, पहले तो जान लेते हैं कि व्हाट इज़ 370 है क्या, मतलब 370 आर्टिकल के अंडर क्या क्या है। तो इस आर्टिकल के अंडर जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि वहाँ के लोगों को डुअल सिटीजनशिप मिली है, कि वो एक उनको इंडिया की तो सिटीजनशिप मिली है कि वो एक इंडियन है, साथ में उनको एक JNK की सिटीजनशिप अलग से मिली हुई है। उनके पास उनका खुद का नेशनल फ्लैग है। उनके पार्लियामेंट है वहाँ पे लिमिटेड रूल्स है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वहाँ पे सबके लिए लागू नहीं होते हैं, वो मानते नहीं हैं वहाँ के ऑर्डर्स को। और जो वहाँ की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, हम लोगों के यहाँ पे 5 ईयर्स का होता है, उनकी असेंबली का जो टेन्योर होता है हमारे यहाँ पे 5 ईयर्स का हमारे लिए है, बट वहाँ पे 6 ईयर्स का होता है ये। और वहाँ के पॉलिटिशियंस को कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम, कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ से मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ काफ़ी मतलब होती हैं। तो इस तरीके से ये तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ मतलब इतनी सारी अलग से अगर उनको उनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो वो एक अलग से मतलब पार्ट ऑफ इंडिया तो वो लगता ही नहीं है। बट इस और जो अंडर 35A में जो हमने जो इसके अंडर चीज़ें मेंशन है कि उनको अदर जो सिटीजन्स हैं वो वहाँ पे लैंड बोरो नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो जेंडर बाइस्ड भी है कि जो वहाँ की गर्ल अगर किसी पंजाब या राजस्थान के किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी वो वाली सिटीजनशिप, जो उसकी जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप है वो उसकी हट जाएगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती है तो वो उसकी सिटीजनशिप रहेगी। तो मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ये किस बेस पे क्या है, मतलब ये चीज़ें समझ में सच में नहीं आती। और वहाँ पे कोई जाके मतलब कोई स्कॉलरशिप भी नहीं ले सकता, कोई मतलब कोई वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता। जो जिनके पास वहाँ पे सिटीजनशिप है सिर्फ वही लोग वहाँ पे वोट दे सकते हैं, अदर वहाँ पे जो पीपल रह रहे हैं उन्हें कोई राइट नहीं है वोटिंग देने का। तो अगर ये आर्टिकल रिमूव किया गया है और जो मॉडिफिकेशन आए हैं 370 में, तो इससे जैसे सर ने बोला इंटीग्रेशन वाली बात, बिल्कुल इसके मतलब मैं सहमत करती हूँ कि होगा, ऑब्वियसली होगा। इतनी सारी अगर पूरी कंट्री के लिए एक ही जैसी पॉलिसीज़ होंगी, एक ही जैसे रूल्स होंगे, तो ऑब्वियसली सब एक जैसा, सबके लिए एक जैसी ग्रोथ होगी वहाँ पे। और जब वहाँ पे कंपनीज जाएंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके अगेंस्ट जो की जाती हैं वो रुकेंगी। तो इसके फेवर में हूँ। ओके मैम, आपने बोला इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मैम तब होगा अगर कश्मीर के पीपल को भी इन्वॉल्व किया जाता, उनसे पूछा जाता कि ये हम आर्टिकल हटाएं या ना हटाएं। ओके और हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि फेडरल स्ट्रक्चर एब्रोगेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो क्लियरली पता लग रहा है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर एब्रोगेट हो रहा है। मैं इसी की बात कर रही हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर एब्रोगेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नल थी बिल्कुल। किसी भी पॉलिटिक्स को, किसी भी पॉलिटिशियन को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। एटलीस्ट वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया ना कि हमें कैसे पता लगेगा कि लोगों ने ओके सॉरी। पहले तो जो ये हटाया गया ये एकदम रिसेंटली नहीं, इसके बारे में पहले से ही बातचीत हो रही थी कि 35A को हम रिमूव करेंगे, 370 को हटाएंगे। जब गवर्नमेंट आने वाली थी, जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, इसमें मेजर जो पॉइंट था उनका यही था। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था, बट इस चीज़ को ये बोल सकते हैं कि थोड़े गलत वे में इम्प्लीमेंट किया गया, बट उसके पीछे भी रीजंस हैं। बिकॉज अगर ओपनली ये होता तो सबको पता है कि ये करना इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसको हटाना कोई इतना टफ टास्क नहीं था।
बात रही स्टेट गवर्नमेंट की, तो अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो रेडी है ही है जो हमारी थी, और प्रेसिडेंट रूल चल रहा है इसलिए वहाँ से परमिशन की ज़रूरत थी नहीं ऐसे कुछ। तो ये एक स्मार्ट आइडिया कह सकते हैं हम इसको, बेवकूफ़ी नहीं कह सकते कि उन्होंने बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं की है, स्मार्ट वे था बस। मैं आपके व्यूज़ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और जहाँ तक बात है कि उनको प्रिजन में रखा गया है, तो प्रिजन में नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चेंजेस आने वाले हैं और कश्मीर जैसे रीजन में अगर पहले से बता दिया जाए कि ये चेंजेस होने वाले हैं, और वो भी आर्टिकल 370 को लेके या 35A को लेके, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे ही वहाँ पे प्रोटेस्ट, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो माइंड वॉश करते हैं वहाँ के यूथ्स को, फिर वो दिक्कत आ जाती है वहाँ पे, जो सरकार वहाँ पे करना चाहती है वो फिर नहीं कर पाती है। और अगर हम देखते हैं जो कश्मीर के स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो दिल्ली आ रहे हैं या कहीं पढ़ने, उनके अंदर एक फियर होता है कि मैं कश्मीर से हूँ और वहाँ मतलब मैं अडॉप्ट नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे जाके, तो वो चीज़ें वहाँ पे आती हैं। अगर इंटीग्रेशन होता है, वो फियर उन लोगों के बीच, जो फियर है स्टूडेंट के बीच, वो ख़त्म होगा, वो दूसरे स्टेट के भी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ठीक से रह पाएंगे, या जो बिज़नेस करने के लिए आते हैं कश्मीरीज़, वो उनके लिए भी वो बेटर होगा। उसके बाद जो स्टोन पेल्टिंग का इशूज़ भी हमने देखा है कश्मीर में, कि कुछ भी अगर चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो कुछ एक ग्रुप बना के स्टोन पेल्टिंग करते हैं हमारे जो आर्मी के लोग हैं उन पे, तो वो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है सही से। Actually, federal structure point. Actually, there we know that that one man from Ladakh side who is representing Ladakh in Lok Sabha was saying that political parties in Jammu and Kashmir are creating a divide within Jammu and Kashmir. Like they are creating a divide, as Ladakh is one portion where Buddhism will be spreaded, and within Ladakh there are Leh and Ladakh. That too due to political activities, and within Jammu and Kashmir there is Jammu and Kashmir. That too due to political activities there. So if we consider that federal structure, then it will not be possible in coming 10 to 12 years. We can predict that. So you are accepting कि federal structure abrogate हुआ है? मैं बस यही कह रही हूँ ना? That was important to abrogate that structure because it will not be possible to implement these changes, as political parties they are creating divide within that state. So and that thing, people are not accepting this change because this law was there for 70 years and they are brainwashed by the political parties and the militant groups prevailing there. So we can't say that people are not accepting that fact, as they are not in their mind. No, actually, as they are not aware about that. So yeah. अभी जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि टेररिज्म का मुद्दा है, वो कब से उसका बात कर रहे थे, तो हम लोग इशू ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर अबॉलिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेररिज्म सिर्फ J&K का मुद्दा नहीं है, अभी सारे देश का और सारी दुनिया में हो रहा है, फ्रांस तक भी और काफ़ी यूरोपियन कंट्री में वहाँ भी टेररिज्म हो रहा है। तो टेररिज्म की बात एक अलग है, और फेडरल स्ट्रक्चर कैसे वहाँ का अबॉलिश हो रहा है, आप उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दे रहे हैं, तो फिर ऐसा ही नागालैंड में ज़मीन ले सकते हो तो क्या उसको ही बना देंगे, हिमाचल में नहीं ले सकते तो क्या उसको ही बना देंगे, तो इसके ऊपर बात हो रहा है। अभी जैसे वहाँ के लोगों को पिंजरे में बंद करके रखा गया है, तो वहाँ से कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तो वहाँ के लोग तो अपना व्यू दे नहीं पा रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, और हम लोग यहाँ से बैठ के अज्यूम कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं। तो बात ये है कि उनका लीगल राइट्स कहाँ हैं। और सर आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो ये हटाने से और बाकी हमें पता है J&K को हटा दें तो बाकी स्टेट्स में क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, तो ये भी मेरा पॉइंट है। कोई भी अगर चेंजेस आते हैं, इस तरह की कोई भी बड़ी चेंजेस होती है अगर, तो कुछ भी इमीडिएट इफेक्ट में नहीं आता। एक अगर लॉन्ग रन में ही कुछ रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो एक लॉन्ग रन में ही देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि उन्हें पिंजरा में रखा गया है या वो कहीं टेलीफोनिक वो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो अराउंड 2000 कनेक्शंस इस्टेब्लिश किए गए हैं अभी वहाँ पे, टेलीफोनिक कनेक्शंस, जिससे कि लोग वहाँ के मतलब J&K के बाहर वो बात कर पा रहे हैं लोगों से।
और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वही मैं कहूँगा कि इमीडिएट कुछ भी नहीं होगा जब तक वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता एजुकेशन पे। वहाँ पे कॉलेज नहीं खुलते हैं, नए नए कॉलेज नहीं खुलेंगे या कुछ भी वैसा स्टार्टअप वहाँ पे स्टार्ट नहीं होता तो जॉब तब तक नहीं आएगी जब तक वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता किसी स्टार्टअप का या कहीं बाहर की कंपनियाँ वहाँ पे नहीं जाती है। Dheeraj, you said that in other countries terrorism activities are equally active, but I am not on the same level with you. As how many times you have seen that other countries are getting terrorized again and again, and as we have seen India, and in India we are almost every day prepared for militant activities. And can you give me one example of other country like preparing for these activities among the you mentioned? टेररिज्म एक टॉपिक नहीं है, ये बस बताना चाह रहा था। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी। टेररिज्म का अगर देखें तो सीरिया और बहुत सारे देश हैं जो उससे परेशान हैं, तो टेररिज्म एक समस्या है, इससे एग्री करते हैं। बट फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैसे उसको अबॉलिश किया जा रहा है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने बात किया था एसआर बोमे केस में कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अगर वो जो फीचर्स है वो कहीं ना कहीं अगर हमारी कंट्री को हार्म कर रहा है या हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट को हार्म कर रहा है तो उसको चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है। अगर पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए उसको किया जा रहा है या किसी पार्टिकुलर स्टेट के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया जा रहा है, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है, ये लिखा है उस चीज़ में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हम इंक्लूड करके तब हम इसको एब्रोगेट करेंगे आर्टिकल को, राइट? ओके ठीक है मैम, प्रेसिडेंट रूल था तो ये तो वही प्रेसिडेंट रूल था तो आप इलेक्शन करवाते वहाँ पे, लोग वोट देते, अपना लीडर चुनते। चाहे चलो ठीक है, आपको लगता है कि लोग खुश होंगे, आप ये कह रहे हो ना, कश्मीर पीपल आर हैप्पी, तो वही मैं बात कर रही हूँ। अब आप कह रहे हो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो भी तो अनसर्टेन है। बट वहाँ पे एटलीस्ट ऐसा तो नहीं रहेगा कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं रहेगा वहाँ पे जितना यहाँ पे अभी इस टाइम पे चल रहा है। वहाँ पे जो सब चीज़ें चल रही है, जो सिनेरियो वहाँ पे चल रहा है, कुछ तो ग्रोथ वहाँ पे ग्रोथ होगी। वहाँ पे एटलीस्ट सब कुछ तो नहीं, वहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली ही होगी अगर ये सब चीज़ें सही चलती हैं। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो अभी हम नेगेटिव में भी नहीं बोल सकते इतना। मैं बस ये कह रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए था वहाँ पे। आप ओके, मैं कह रही हूँ ठीक है, आप इलेक्शंस करवाते, आपको लगता है कि कश्मीरी पीपल हैप्पी हैं तो वो कश्मीर पीपल को पता होता कि ये आर्टिकल हटने वाला है, वो बीजेपी को वोट देती, बीजेपी की गवर्नमेंट आती और स्टेट 2 मिनट और बचे। ओके, तो मुझे यही लगता है कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एब्रोगेट हुआ है। और या एक ऐसे ही सेम बात मैं पूछना चाहूँगा अपने फ्रेंड सोनू से, जैसे अभी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया तो उसकी क्या ज़रूरत थी? अगर 378 आना है तो उसको स्टेट रहने देते, वहाँ इलेक्शन करवा लेते, तो ऐसा क्यों नहीं किया? यूनियन टेरिटरी क्यों बनवाया है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो भी चीज़ें वहाँ पे चेंजेस होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर लेना चाह रही हैं, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन जो है अभी मतलब काफ़ी सालों से अगर सिचुएशन हम देखना चाहेंगे तो वहाँ की सिचुएशंस अभी ठीक नहीं है और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को हम ये चीज़ ये जिम्मा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स जो हैं वो माइंड वॉश करते हैं या लोगों को वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं आई तो फिर क्या होगा? अगर कोई और अभी इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। आप मानते हो ना कि फेडरल स्ट्रक्चर एब्रोगेट हुआ है? थैंक यू सर, थैंक यू।